फ्रेंड्स, ये है हमारा पार्ट 2 टैली प्राइम 4.0 में। तो इसमें आज हम बताएंगे आप कैसे लेजर बना सकते हैं। लेजर बनाने के बाद उसमें आप कैसे अपना सेल्स इनवॉइस बनाएंगे, कैसे आप उसमें परचेज इनवॉइस बनाएंगे, और आज ही हम इसमें कवर करेंगे कि जीएसटी आप कितने तरीके से इसमें लगा सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जहां जीएसटी लगाना चाहें उस फेज पे जीएसटी लगा सकते हैं। आप लेजर वाइज चाहें लेजर वाइज, आइटम वाइज चाहें आइटम वाइज, ग्रुप वाइज चाहें ग्रुप वाइज, और मेन कंपनी में आप लगाना चाहें तो वहां पर भी आप जीएसटी लगा सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने लेजर क्रिएशन शुरू करेंगे, फिर आइटम बनाएंगे। तो प्लीज कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारी कंपनी है, इसमें हम गए। यहां आप देखेंगे अल्टर में जाकर, तो यहाँ लेजर आपके पास ये डिफॉल्ट लेजर होता है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमें कुछ लेजर और क्रिएट करने हैं, जैसे सेल्स का, परचेज का, टैक्स का, और डिस्काउंट, ट्रांसपोर्ट, बैंक, राउंड ऑफ। तो ये हम अपनी सुविधा अनुसार बनाएंगे। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप बनाएंगे और सिंपली अपनी कंपनी को चलाना शुरू कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे फिर इसके अंदर हम और इम्प्रूवमेंट करके बताएंगे कैसे और बहुत सारे तरीके से आप लेजर बना सकते हैं और कैसे उनके अंदर टैक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। जब अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए और समझिए कि बहुत इजी लेजर कैसे क्रिएट होंगे। तो सबसे पहले हम सेल्स का लेजर बनाएंगे और इसको हम सेल्स के अंडर में ले लेंगे। ओके, यहाँ आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। यहाँ आपसे पूछता है जीएसटी एप्लीकेबल, और आपसे यहाँ पर बाद में पूछता है कि यहाँ आप टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आ गया है कि एज पर कंपनी। ओके, तो अभी हम इसको ओके ओके कर देंगे। दोबारा फिर परचेज, इसको आप परचेज अकाउंट के अंडर में लेंगे। और देखिए बार बार एंटर करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसको कंट्रोल ए कर देता हूँ। इसके बाद सीजीएसटी, ये ड्यूटीज एंड टैक्स के अंडर में जाएगा, जीएसटी और सीजीएसटी। यहाँ पे भी आपको कोई भी परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नहीं करना है और इसे कंट्रोल ए करना है। इसके बाद एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी, और यहाँ पे एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्स, और यहाँ पे आईजीएसटी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपको मैंने बताया है कि आप किसी भी टैक्स के जितने भी लेजर आपने बनाए हैं, अभी इसमें किसी में भी हमने परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नहीं किया है, ना किसी तरह का कोई जीएसटी एप्लीकेबल कराया है। ये हमने सिंपल लेजर बनाए हैं। अब हम बनाएंगे एक राउंड ऑफ। ये आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बना सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बना सकते हैं, इनकम में बनाना चाहे इनकम में बना सकते हैं। ये कोई मैटर नहीं करता है। आप अपनी सुविधा अनुसार अपने लॉ के हिसाब से देख लीजिएगा आपको इसको किसके अंडर में रखना है। यहाँ हम लेंगे इसको इनवॉइस राउंडिंग और नॉर्मल राउंडिंग, और इसको कंट्रोल ए कर देंगे। इसके बाद हम एक बैंक का अकाउंट बनाएंगे, इसको हम लेंगे बैंक के अंडर में, बैंक अकाउंट। यहाँ हम अकाउंट नंबर डाल देंगे, आईएफएससी कोड। अब यहाँ लेंगे हम आईएफएससी कोड। यहाँ आपको बैंक नेम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक है उसका नाम आपको मिल जाएगा, आपने ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने ब्रांच नेम डालना है, जैसे मैंने रुड़की डाल दिया। इसके बाद कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे चेक प्रिंटिंग करनी है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ आपने जाना है रेंज ऑफ चेक बुक, इसको यस करना है, चेक नंबर डाल देंगे। ओके, अब इसमें आपको लास्ट का नंबर डालना है, जो आपकी चेक बुक में लास्ट में नंबर है। अगर आपको नहीं मालूम है क्या नंबर है, तो आप यहाँ पे
जितने पन्नों की भी आपकी चेकबुक है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए जैसे ही मैंने 50 डाला तो इसने ऑटोमेटिक उठा लिया कि इतनी चेकबुक है। अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूंगा तो वो 100 के हिसाब से उठा लेगा। अगर मैं यहाँ 10 कर दूंगा तो 10 के हिसाब से उठा लेगा। तो ये जितने भी आपकी चेकबुक में चेक हैं वो डाल दीजिए नंबर ऑफ चेक और ये ले लेगा। अब इसमें डालना है कि चेक पे क्या नाम है। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, चेक पे नाम है यूनिक कंप्यूटर्स और इसको एंटर कर। इसके बाद ये आपसे पूछेगा चेक प्रिंटिंग के लिए, इसको आप यस करेंगे। यहाँ आपको चेक प्रिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन एनेबल करनी है। जैसे ही आपने यहाँ पे यस किया तो ये आपसे पूछता है आपके चेक का मॉडल कौन सा है। तो आप अपना चेक का जो भी आपका फॉर्मेट है आप इसको एक एक करके देख लीजिएगा और जो भी आपका चेक का फॉर्मेट है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जितने भी HDFC बैंक के चेक हैं वो सब इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके के चेक्स उनके होते हैं। तो ये आप अपनी सुविधा अनुसार इस तरीके से चेक ले सकते हैं। ये अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग चेकबुक होती है, तो ये आप ले सकते हैं। तो इनमें से कोई ना कोई फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका फॉर्मेट है। मैं ये वाला कर देता हूँ। इसके बाद ये पूछता है कि प्रिंट कंपनी नेम ऑफ चेक, तो इसको यस कर दीजिए। इसके बाद ये ऑथराइज सिग्नेटरी पूछता है, तो कौन है? मुनीश शर्मा। अगर सेकंड चेक अथॉरिटी है कोई, हम भी आप डाल सकते हैं। एक बार यहाँ आप अपने कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। चेक की कॉन्फ़िगरेशन सेम यही रहेगी जो इसके अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई है। अगर आप फिर भी एक बार नापना चाहें तो अपने चेक को चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसको ओके ओके कर दीजिए। यहाँ से आप इसका प्रीव्यू चेक कीजिए, तो ये चेक इस तरीके से आपका बन के आ जाएगा। ओके। अगर आप चाहें, क्योंकि आजकल जितने भी चेक आते हैं उन पे सब पे आपका नाम ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं भी डालेंगे तो वहां पे आपको ऑलरेडी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे प्रिंट कंपनी नेम, इसको आप नो कर देंगे तो चेक पे ऑलरेडी प्रिंटेड होता है नाम, तो वहां से नाम प्रिंट होगा। ओके। तो इस तरीके से ये आपका चेक का फॉर्मेट प्रिंट होके आ जाएगा। जो भी आप अमाउंट वगैरह डालेंगे वो सब इसमें बन के आ जाएगा। ओके। तो अभी हम इसको ओके ओके करके आगे चलते हैं। ये एनेबल ई पेमेंट का है। अगर आप पार्टियों को ई पेमेंट करते हैं तो उनकी डिटेल भी आप अपडेट करके रख सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारे कितने लेजर क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कैश का एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बना हुआ था। अभी हमने CGST HDFC बैंक का अकाउंट बनाया है, IGST बनाया है, परचेज बनाया, राउंड ऑफ, सेल्स एंड सेल्स GST। अब इन केस जैसे अभी ये आप लेजर देख रहे हैं, तो ये लेजर मेरा गड़बड़ हो रखा है। यहाँ पे मुझे HDFC के साथ बैंक भी लिखना है। तो इसको अगर आपका इस तरीके से मिस्टेक हो जाती है तो आपने दोबारा एंटर करना है अल्टर में जाके, और यहाँ को इसको यहाँ पर आप इसको अल्टर भी कर सकते हैं। ओके। तो अभी हमारे लेजर रेडी हो चुके हैं। सभी लेजर हमने बना लिए हैं जो हमें जर्नल एंट्री यानी कि सेल्स परचेज के लिए जरूरी है। इसमें हमारे टैक्स के राउंड ऑफ, बैंक, सब कुछ ओके हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे और इसमें और चीजें देखेंगे कि जब हम अपना टैली में काम शुरू करना चाहते हैं तो हमें और कौन कौन से ऑप्शन एनेबल करने चाहिए, या कोई ऑप्शन ऐसा है जो आपको रिक्वायर्ड हो तो वो आपको कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम दबाएंगे F11। तो F11 प्रेस करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारी कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी। जो भी आप कंपनी बनाते हैं ये उस पर्टिकुलर कंपनी पे एप्लीकेबल होगा। अगर F11 के साथ कोई ऑप्शन है प्रेस किया हुआ है आपने, तो वो उस पर्टिकुलर कंपनी पे एप्लीकेबल होगा। और यदि F12 से एनेबल करते हैं कोई ऑप्शन तो वो आपकी पूरी टैली पे एप्लीकेबल होगा। तो याद रखिए F11 पर्टिकुलर डेटा के लिए है और F12 पूरी टैली के लिए होता है। तो अभी हम F11 में जाएंगे और यहाँ चेक करेंगे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है।
ये इस तरह का एक स्क्रीन आएगा आपके पास। हो सकता है ये ऑप्शन भी आपके पास नो हो, तो इस तरह का स्क्रीन आपको मिलेगा। तो आप इसको यस कीजिए। इसके बाद फिर आप इसको यस कीजिए दोबारा से, और ये देखिए आपके पास सारे फीचर्स दिखाई दे जाएंगे जो हमारी टैली में आपको काम करने को सुविधाजनक बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हमने इसको मेंटेन अकाउंटिंग को यस किया है। इसके बाद है एनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको आप यस रखेंगे तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप जब भी किसी को सेल करेंगे तो उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक करना आपको इजी हो जाएगा। अगर आपने बिल वाइज एंट्री को नो किया हुआ है तो आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखने में थोड़ी असुविधा हो सकती है। तो मेरी सलाह है कि आप इसको यस करिए, और जिस जिस तरह से मैं अपनी कंपनी बना के आपको दिखाऊंगा इस तरह से ही आप अपनी एक बार कंपनी बनाइए, और फिर फीचर्स तो आपके हाथ में है, आप इसको यस कीजिए या नो कीजिए। तो अभी पहला ये फीचर्स हो चुका है। दूसरा हमारा एनेबल कोर्स सेंटर होता है, इसके लिए हमारी अलग वीडियो आएगी, फिलहाल हम इसको कोर्स सेंटर को इसके अंदर नहीं ले रहे हैं। इसी तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, ये आपकी बैंक की एंट्री पे कितना इंटरेस्ट लगता है, या आपने कोई लोन लिया हुआ है उस पर आपको किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन लगाना है, तो उसके लिए अगर आपको एंट्री पास करनी है तो उसको आप यस कर सकते हैं। ये कोर्स सेंटर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको लेके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरा। इसके बाद हम चलते हैं इन्वेंट्री के अंदर। यहाँ पे है मेंटेन इन्वेंट्री। आज की डेट में अगर हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की जो बेसिक नीड्स है वो यही है कि हमारा खाता हमें सही से पता लगे, और खाता डिफाइन होता है हमारे स्टॉक से। तो अगर हमारा स्टॉक ही हमें सही से नहीं पता चलेगा तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, और हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारा बिजनेस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो मेरी सलाह है कि मेंटेन इन्वेंट्री को यस रखिए। इसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, इसको यस रखेंगे तो आपकी अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों चीजें मेंटेन होती रहेंगी। तीसरे नंबर पे हमारा आता है एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन बहुत ही काम का है, क्योंकि आप अलग अलग तरह के लोगों से डील करते हैं। आपके पास 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, 50 डीलर्स होंगे, कुछ 20-25 आपके पास डायरेक्ट कस्टमर्स भी होंगे जो आपसे डायरेक्ट माल खरीदते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि आप सबको अलग अलग प्राइस एप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक ही स्टॉक होगा, उसके अलग अलग प्राइस लेवल बना लेंगे। कैसे बनेगा इसको मैं यस करके दिखाता हूं। इसके बाद मैं आपको कहां से ये प्राइस लिस्ट बनेगी वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। इसके बाद हमारा होता है एनेबल बैच। तो बैच डिटेल्स की जर्नली तब जरूरत पड़ती है जब हम फार्मा या केमिकल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या कहीं ऐसा कोई हमारा बिजनेस है जिसमें हमें एक्सपायरी डेट भी मेंशन करनी पड़ती है। तो आप अगर चाहें तो इसको बैच को भी एनेबल कर सकते हैं, इसको हम यस कर देते हैं। इसके बाद मेंटेन एक्सपायरी बैच, एक्सपायरी डेट्स फॉर बैच, इसको यस कर देंगे। इसके बाद ये हमारा होता है जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये हमारा जर्नली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम आता है, इसके लिए भी मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल मैं जो जर्नल सिंपल टैली बना के दिखा रहा हूँ उसमें मैं अभी इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जर्नली हम लोगों को बहुत सारे लोगों को डिस्काउंट्स देना पड़ता है। तो डिस्काउंट्स के ऑप्शन कहाँ कहाँ से हमारी टैली में एनेबल्ड होंगे ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके बारे में मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको हम फिलहाल यस कर देंगे। इस ऑप्शन का एप्लीकेशन, इस ऑप्शन से कहाँ पे रिलेट करेगा ये ऑप्शन, इसके बारे में भी अभी मैं आपको डिटेल करूंगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइस। तो ये ऑप्शन कब काम आता है, जब हमें इस तरीके की बिलिंग करनी हो कि हमने 10 पीस दिए और 10 के साथ हमने 2 फ्री दिए। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 12 है, और बिल्ड कितनी होंगी 10 होंगी। तो अगर ये ऑप्शन आपके काम का है तो इसको भी आप यस कर सकते हैं। सेशन वाला सेक्शन अलग से एक इसका वीडियो बनाएंगे। अब हम चलते हैं नीचे ऑनलाइन एक्सेस में। ऑनलाइन एक्सेस में हम क्या करेंगे, ये हमारा होता है अगर आप चाहते हैं कि क्रोम पे मोबाइल के थ्रू या दूसरे लैपटॉप के थ्रू आप क्रोम पे अपनी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसको यस करना है। इसके बाद हमारा होता है रिमोट एक्सेस। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, अगर आप किसी भी टैली सर्टिफाइड पार्टनर से बात करते हैं तो वो रिमोट एक्सेस, डाटा सिंक्रोनाइजेशन, ये हमारा टैली का बहुत अच्छा फीचर्स है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं
मेंटेन पेरोल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं नीचे अदर्स के अंदर। ये अदर्स में जो हमारे पास नया ऑप्शन आया है ये है एनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल पे क्यूआर कोड प्रिंट हो तो ये ऑप्शन आपको यस करना है। ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे जैसे ही आप इसको यस करते हैं ये आपसे पूछता है किस नाम से आपका बैंक अकाउंट है, तो जैसे मैंने लिख दिया मुनेश शर्मा। ओके, यहाँ पे आपसे पूछता है आप पेमेंट कैसे लेंगे, पे यू पे आपका अकाउंट है, रोजर पे पे अकाउंट है, यूपीआई पे अकाउंट है। तो जनरली हम लोगों का यूपीआई पे तो अकाउंट होता ही है। रोजर पे अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हमारी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। पे यू पे आप किस तरह से अकाउंट बनाएंगे उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम यूपीआई को ही लेके चलते हैं। यूपीआई टीएम, आपका फोन पे, ये सब जितने भी ऐप हैं, क्रैड, बहुत सारे ऐप हैं जो यूपीआई को इंडिकेट करते हैं। तो आप यूपीआई पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ ये आपसे पूछता है यूपीआई आईडी। ये यूपीआई आईडी आप चाहें तो बैंक में जाके देख सकते हैं कि आपकी यूपीआई आईडी क्या है, या फिर जब भी आप गूगल पे, फोन पे कोई भी ऐप खोलेंगे तो वहां पे आपको यूपीआई आईडी दिख जाएगी। तो मैं अपनी एक यूपीआई आईडी डाल देता हूँ, ओके कर दिया। इसके बाद ये मर्चेंट नेम पूछता है किस नाम से है, तो इसको हमने यस कर दिया। आप इसमें एक दो तीन कितनी भी प्रोफाइल बना सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है एनेबल मल्टीपल एड्रेस। कई बार ऐसा होता है कि एक ही पार्टी होती है जिसके कई अलग अलग एड्रेसेस होते हैं, तो वहां पे अगर आप उनको अलग अलग बिलिंग करते हैं लेकिन उनसे पेमेंट एक ही जगह आता है, उस कंडीशन में आप इसको एनेबल मल्टीपल एड्रेस को यूज कर सकते हैं। अगर पार्टी भी अलग है, एड्रेस भी अलग है, अलग अलग ही पेमेंट आता है, तो वहां आपको इसको यस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है, जैसे अमेजन के साथ कुछ लोग बिजनेस करते हैं, तो अमेजन में हमारी बिलिंग अलग अलग एड्रेसेस पे होती है बट पैसा हमारे अमेजन के एक ही अकाउंट से आता है, तो उस वक्त हम इसको एनेबल मल्टीपल एड्रेस को यस कर सकते हैं। तो इसको भी अभी हम यस कर लेते हैं। और यहाँ पे आप इस तरीके से अलग अलग एड्रेसेस डाल सकते हैं। ओके, अगर आपकी कंपनी के भी दो तीन एड्रेस हैं तो आप अपनी कंपनी के भी दो तीन एड्रेस डाल सकते हैं। आपकी ब्रांच ऑफिस कहीं और है, आपका स्टोर कहीं और है, आपका हेड ऑफिस कहीं और है, अकाउंट ऑफिस कहीं और है, तो इस तरीके से आप अपना ऑफिस भी यहाँ पे अलग अलग तरीके से डाल सकते हैं। अभी हम इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद है मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स। ये एक ऑप्शन है। अगर कहीं ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे डेटा को बनाएंगे, तो हमारा जो डेटा है हमने अपने सीए को दे दिया आज 30 तारीख को कि भैया ये लीजिए आप इसमें GSTR 1 ओके कर दीजिए। लेकिन अब हम अपना काम नहीं रोकना चाहते हैं, तो हम उसमें काम करते रहना चाहते हैं, तो उस वक्त आप इसको मार्क मॉडिफाइड वाउचर को यस कर सकते हैं। और अगर आप इसको यस करते हैं तो जितने दिन भी आप काम करेंगे, जब तक आपका डेटा वहां से दोबारा से वापस आएगा, तब तक इसके अंदर जितने भी वाउचर्स पे आप काम करेंगे वो सब मार्क वाउचर में इंडिकेट हो जाएंगे। तो ये मेरे ऑप्शन थे जो मैंने आपको F11 के बताए हैं। अभी हम बिलिंग शुरू करते हैं अपनी बिलिंग। तो यहाँ पे आपको वाउचर्स में जाना है। तो अब हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं वाउचर्स को भी। वाउचर्स कौन सा वाउचर्स कहाँ यूज होता है, किस तरीके से आपके काम आने वाला है वाउचर्स। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर्स। कॉन्ट्रा वाउचर्स कोई भी बैंक से आप कैश निकालते हैं या बैंक में कैश डालते हैं, तो उसके लिए जो यूज होता है वो हमारा यूज होता है कॉन्ट्रा वाउचर्स। इसके बाद हमारे पास सेकंड वाउचर होता है पेमेंट, जो कि अभी खुला हुआ भी है। तो पेमेंट वाउचर्स में क्या करते हैं कि कभी भी आप कोई भी पेमेंट करते हैं, चाहे वो किसी एक्सपेंस के लिए हो, या किसी पार्टी से कोई माल आया है उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, या आप किसी और तरीके की पेमेंट कर रहे हैं, तो वो सब पेमेंट्स जितनी भी होती हैं वो सब पेमेंट वाउचर्स के थ्रू। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे होता है रिसिप्ट वाउचर। जब भी किसी से पैसा आना होता है, चाहे वो हमने किसी को माल बेचा है उसका पैसा आया है, कोई स्क्रैप का पैसा आया है, या किसी और तरीके का हमारा किसी को हमने लोन दिया हुआ है वो पैसा आया है, तो वो सब पैसा जितना भी आपका आएगा वो आपका सब रिसिप्ट में आएगा। इसके बाद हमारे पास जर्नल वाउचर्स होता है। ये भी अलग तरीके की एंट्री है, इसके बारे में मैं पूरा अलग से आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अभी हम जर्नल से आगे चलते हैं। यहाँ हमारा होता है सेल्स वाउचर्स। तो सेल्स वाउचर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो भी अभी हमने ऑप्शन ऑन किए थे, एक्चुअल
एंड बिल्ड क्वांटिटी, और ये एक डिस्काउंट का कॉलम बन के आ गया है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे F11 दबाया और यहाँ पे मैंने इन दोनों ऑप्शन को नो कर दिया। सबसे बड़ी चीज यही है, आपको टैली में यही समझना है कि किस ऑप्शन से कहाँ पे इफेक्ट होने वाला है। तो ये देखिए वो ऑप्शन मेरे यहाँ से बंद हो गए हैं, लेकिन मैं अभी इनको दोबारा से खोल लेता हूँ। तो ये हमारा एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी वाला ऑप्शन है। और सेल्स में जब भी आप कोई माल किसी को बेचते हैं तो वहां पे सेल्स वाउचर के थ्रू एंट्री होती है। इसके बाद हमारा परचेज है। परचेज जब भी आप कोई माल खरीदते हैं, किसी से भी खरीदते हैं, तो वो परचेज के थ्रू एंट्री होती है। इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे वाउचर्स होते हैं जो आपको अदर्स वाउचर्स में मिल जाएंगे। अदर्स वाउचर में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लिस्ट दिखाई दे रही है और यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है शो इनएक्टिव। अगर आप इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सारे वाउचर्स हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और आपका डिलीवरी नोट, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन। तो इन सारे वाउचर्स से आप काम कर सकते हैं। पहले आप सिंपल टैली चलाइए, फिर धीरे धीरे इन सब ऑप्शंस को कैसे कैसे कौन सा वाउचर्स कहाँ यूज होना है इसके बारे में भी हम आगे वीडियोस में आपको बताते रहेंगे और आप बहुत अच्छे से अपनी टैली चला पाएंगे। तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल करते हैं सेल्स की एंट्री। सेल्स की एंट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, इसमें दो चीजें बहुत मेन है। सबसे पहला आपका वाउचर नंबर किस तरीके से होना चाहिए। वाउचर नंबर में आप कोई प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ना चाहते हैं तो वो कहाँ से जुड़ेगा। दूसरा, जब भी आप कोई बिल बनाएं तो याद रखिए F2 से अपनी डेट जरूर चेक कर लें कि आपको किस डेट में अपना बिल बनाना है। तो ये गलती बहुत बार होती है, जब भी हम जनरली अपनी एंट्रीज पास करते हैं तो कई बार हमसे डेट ध्यान नहीं रहती है और हमारा बिल गलत कट जाता है। क्योंकि अब ई इनवॉइस और ईवे बिल का जो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक हमारा बिल सर्वर पे चला जाएगा और अगर वहां डेट गलत हुई तो हमें बाद में दिक्कत हो सकती है। तो ये दो चीजें बहुत ध्यान रखना। एक तो वाउचर नंबर, आपको क्या वाउचर नंबर रखना है ये आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है। दूसरा, अपनी डेट आपको पहले ही डिसाइड कर लेनी है कि मुझे किस डेट में बिल काटना है। जब भी आप बिल बनाएं इस चीज पे आप थोड़ा सा टाइम जरूर दें। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ सेल्स में एक नंबर वाउचर्स आ रहा है, तो इस वाउचर्स नंबर को हम चेंज कैसे करेंगे तो वो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे गो टू में, और गो टू में जाके यहाँ पे अल्टर मास्टर, यहाँ पे आप जाएंगे वाउचर टाइप में और यहाँ हम जाएंगे सेल्स में। जैसे ही आप सेल्स में गए यहाँ पे एक अलग तरह की विंडो आपको दिखने लगेगी। इसमें आप जब नीचे आएंगे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग जो हमारे लिए मेन है, जिसकी वजह से हमने ये ऑप्शन अभी खोला है। तो इसमें हमने आपको जो दिया है 5 तरीके की वाउचर नंबरिंग दी हुई है। सबसे पहले ऑटोमेटिक है, फिर ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, मैनुअल, मल्टी यूजर ऑटो और नन। कोई भी बिलिंग मत रखो, जो मर्जी होगी हमारी वो कर लेंगे। तो इसमें जर्नली जो हमें यूज करनी होती है आप ऑटोमेटिक ही यूज कीजिए। अगर आप चाहते हैं नहीं ऑटोमेटिक नहीं यूज करनी है, मैं अपनी मर्जी से बिल नंबर डालूंगा, तो आप इसे मैनुअल यूज करिए। बाकी ऑप्शंस आप नहीं यूज करें, उनकी जरूरत भी नहीं आपको पड़ेगी। उन ऑप्शंस के लिए कैसे कैसे वो काम करते हैं, किस किस तरीके के उनमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी और किस किस तरह से उनका सॉल्यूशन होगा, उसके लिए भी हमें एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। फिलहाल मैं ऑटोमेटिक और मैनुअल के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो हम इसमें अभी मैनुअल लेना चाहें तो मैनुअल ले सकते हैं। मैनुअल में आप अपनी मर्जी से बिल नंबर डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ दिखाया। तो यहाँ पे आप देखिए आप अपनी मर्जी से जो भी बिल नंबर डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको दिक्कत ये आएगी कि आपको बार बार बिल नंबर डालना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है ऑटोमेटिक का, इसको हम देखेंगे अभी। तो ये मैनुअल की जगह अगर मैं ऑटोमेटिक कर देता हूं तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, दूसरा री नंबर वाउचर। तो इन दोनों ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। तो रिटेन ओरिजिनल वाउचर्स नंबर का फायदा ये है आपको कि अगर आपने आज एक नंबर वाउचर्स बनाया, 2 नंबर बनाया, फिर 3 नंबर बनाया, फिर 4 नंबर बनाया, गलती से अगर आपने 2 नंबर वाउचर डिलीट कर दिया तो आपका वाउचर्स नंबर वो डिलीट ही हो जाएगा, आपकी टैली में वो वापस नहीं आएगा, वो 2 नंबर हमेशा डिलीट हो जाएगा। यानी कि अगर आपने कोई भी वाउचर्स नंबर एक बार क्रिएट कर दिया
वो वाउचर नंबर पूरे ईयर जब तक आप इस वाउचर टाइप को यूज करेंगे वो आपको वापस नहीं मिलेगा। री नंबर में क्या है कि अगर आपने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर तक बना लिया है, बीच में से कोई वाउचर्स डिलीट कर दिया है, तो क्या होगा, नीचे के जितने भी वाउचर्स होंगे उन सबकी नंबरिंग गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि कभी भी आपको वाउचर्स डिलीट नहीं करना है। कभी भी अगर आपको लगता है कि ये बिलिंग मुझे हटानी है तो वहां आप कैंसिल वाउचर का यूज करें। कैंसिल वाउचर्स कैसे होगा वो भी मैं अभी आपको आगे इसमें बताऊंगा। इसके बाद अभी हम री नंबर वाउचर्स लेके चलते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन होता है सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स। इसको आप यस करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले ये पूछता है आप बिलिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो आपकी इच्छा पे है। आप अगर बीच में टैली खरीदते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी क्या किया है कि जनवरी में टैली खरीद ली है, तो वहां क्या होगा, आपका बिल नंबर तो 300 नंबर चल रहा है, तो आप 300 नंबर डाल दीजिए। तो जहां से आप चाहें वहां से आप बिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। टैली में आपको किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन मैं फिलहाल ट्रेनिंग के लिए वीडियो बना रहा हूं तो अभी 1 नंबर से ही शुरू करता हूं। अब इसमें दूसरा ऑप्शन होता है विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। आपका जो बिल नंबर है आप कितने पार्ट का न्यूमेरिकल रखेंगे। जैसे कई बार क्या होता है, हमें पता है कि हमारे 1000 बिल कटने हैं, तो हमारा कितना जा सकता है, मैक्सिमम 4 न्यूमेरिकल पार्ट तक जा सकता है। 1000 में कितने पार्ट होते हैं, 4 न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं, 1 और 3 बार 0। तो आपको लगता है नहीं मेरा 1000 तक नहीं जाएगा, मेरा तो 200, 300 या 400 बिल या 999 बिल तक जाएगा, तो आप इसको 3 भी रख सकते हैं। यह आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। इसके बाद है प्रीफिल विद 0। अब 1 नंबर, 2 नंबर इस तरीके से जब आता रहेगा तो ये सिर्फ 1 नंबर लिखा हुआ बड़ा अजीब सा लगेगा, तो आप इसे प्रीफिल विद 0 को यस कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते। इसके बाद हमारा होता है प्रीफिक्स डिटेल और सफिक्स डिटेल। प्रीफिक्स डिटेल कहाँ पे काम करती है और सफिक्स डिटेल किस तरह से काम करती है ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा। जैसे जो ये मैंने एंट्री लिखी है यूसी, ये मेरे बिल नंबर से पहले आएगी। और अगर मैं यहाँ पे जैसे और यहाँ पे लिख देता हूं 2324, ये मेरे बिल नंबर के बाद आएगी। कैसे आएगी देखिए, इस तरीके से आपको बिल नंबर दिखाई देगा। लेकिन मेरी सलाह यही रहती है कि आप इस बिल नंबर को ऐसे ना बना के यूसी 2324-001 लिखिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो अभी हम उसको उसी फॉर्मेट में कर देते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे अल्टर में, और इसमें से सफिक्स वाली डिटेल यहाँ पे हम यूसी के आगे ही 2324 लिख के उसको एक स्लैश लगा देंगे। तो ये हमारी बिलिंग डिटेल बन गई है, हमारा बिल नंबर रेडी हो गया है। इसको हम सेव कर देंगे। इसके बाद आता है यूज इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर्स। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने इस ऑप्शन को यस किया हुआ है तो आपके पास एक डेट आएगी बिलिंग वाली और एक इफेक्टिव डेट। ये दो अलग अलग डेट आपको बार बार परेशान करती रहेगी। इस ऑप्शन को भी अभी हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद हमारा आता है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। भी होता है कि हमें किसी को सामान देना है बिल पे ही, लेकिन उसके आगे उसकी वैल्यू नहीं लिखनी है, उसका अमाउंट नहीं नोट करना है। तो ये आप अगर जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस कर देंगे तो आप सिर्फ आइटम का बिल बना सकते हैं और उसके आगे कोई वैल्यू नहीं भी लिखी होगी तो भी आपका बिल सेव हो जाएगा। इसके बाद है सेविंग वाउचर। इसको हम यस कर देंगे क्योंकि हमें क्यूआर कोड भी लगाना है। एक ऑप्शन होता है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। क्या होता है जनरली, जैसे आप देखते हैं मॉल्स वगैरह में, जैसे आपने एंटर किया एकदम से आपका बिल निकल गया, प्रिंट निकल गया। तो अगर आपने ये ऑप्शन यस किया हुआ है तो जैसे आप एंटर करके सेव करेंगे आपका बिल का प्रिंट निकल जाएगा। तो इस ऑप्शन को अगर आपको जरूरत है तो आप यस रखिए, और अगर आपको जरूरत नहीं है तो नो रखिए। जब मर्जी हो तब प्रिंट निकालिए, जब मर्जी नहीं है मत प्रिंट निकालिए। इसके बाद यहाँ होता है डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। वैसे तो ऑटोमेटिक टैली अपने आप मर्जी से प्रिंट ले लेती है, टाइटल ऑफ प्रिंट ले लेती है। अगर आप टैक्सेबल इनवॉइस बना रहे हैं तो टैक्स इनवॉइस लिख देगी। अगर आप बिल ऑफ सप्लाई का बिल बना रहे हैं तो ऑटोमेटिक बिल ऑफ सप्लाई लिख देगी। लेकिन आप यहाँ पे डिफॉल्ट टाइटल भी चाहते हैं कि नहीं मुझे सब पे टैक्स इनवॉइस ही लिखना है, मुझे सब पे इनवॉइस लिखना है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे इसको डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट पे
कोई भी ऑप्शन लिख देंगे तो वो आपका प्रिंट होके आएगा। ये ऑप्शन है आपका कि आपको वाउचर पे यानी कि इनवॉइस पे कौन सा बैंक प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप इसको एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आता है आपका डिफॉल्ट ज्यूरिडिक्शन। जो भी आपकी ज्यूरिडिक्शन है वो आप एनेबल कर सकते हैं। जैसे मेरा है रुड़की, तो मैं रुड़की कर देता हूँ। यहाँ ये ऑप्शन होता है सेट अल्टर एंड डिक्लेरेशन, इसको आप यस कीजिए। और यहाँ पे हमारी तरफ से जो डिफॉल्ट ऑप्शन है वो ये है। और आप अगर यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ भी टाइप करना चाहते हैं, तो वो आप टाइप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ये होता है नेम ऑफ क्लास। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं मेरा बिल ऑटोमेटिक बने, बिल के अंदर ऑटोमेटिक CGST SGST डिस्काउंट वगैरह सब कुछ लगा हुआ आ जाए, तो आप इसको वाउचर क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं, इसमें हम यहाँ पे सेल्स लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे ये पूछेगा एक्सक्लूड दिस ग्रुप, तो हमने कहा कोई ग्रुप एक्सक्लूड नहीं करना है। ओके, यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन से लेजर के लिए बनाना है, हमने सेल्स यस कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हमने सारे टैक्स लगा दिए। टैक्स से पहले हमने यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लास्ट में ये ऑप्शन है रिमूव इफ जीरो। यदि जीरो रहा यानी कि CGST के आगे आपका कोई भी ऑप्शन नहीं आया, तो ऑटोमेटिक जब आप बिल का प्रिंट लेंगे तो CGST के आगे CGST वाला ऑप्शन हट जाएगा। इसी तरह हम SGST को कर देते हैं, इसी तरीके से हम IGST को कर देते हैं। इसके बाद हमारा राउंड ऑफ, इसको ले लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, इसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको नॉर्मल राउंडिंग लेना है और यहाँ अपने राउंडिंग की लिमिट सेट कर देनी है। और यहाँ पे भी मैंने इसको यस कर दिया कि अगर राउंड ऑफ का ऑप्शन नहीं है यानी कि राउंड ऑफ के आगे अमाउंट नहीं है तो वो हट जाए वहां। ये हमारा बिलिंग स्टार्ट करने के लिए जितने ऑप्शन जरूरी हैं सब स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने वाउचर क्लास बनाई है, जो मैंने अभी आपको बोला कि CGST SGST ऑटोमेटिक लगा हुआ आएगा, लेकिन अभी तो यहाँ नहीं आ रहा है। तो वो कैसे आएगा, जैसे ही आप सेल्स पे दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे वाउचर क्लास पूछेगा। तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप वाउचर क्लास एनेबल करना चाहते हैं तो वाउचर क्लास करिए, और अगर आप चाहते हैं नहीं वाउचर क्लास मुझे नहीं करनी है, तो आप इसको नहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे मैंने वाउचर क्लास को यस कर दिया तो ऑटोमेटिक CGST SGST लिखा हुआ है। और अगर मैं चाहता हूं नहीं मुझे वाउचर क्लास के बगैर ही बिलिंग करनी है, तो इसको आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन। तो अभी हम वाउचर क्लास को रखते हैं और फिर हम अपनी बिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे किया तो सबसे पहले हमारे सामने आया पार्टी का नेम। जब भी आप बिल काटते हैं तो बिल आप नॉर्मल बिल बुक में काट रहे हैं अभी तक तो भी, और वैसे भी, या जनरल वाउचर आपको यूज कर रहे हैं, कोई कैश बुक यूज कर रहे हैं, कैश मेमो यूज कर रहे हैं, तो वहां आप पार्टी का नेम सबसे जरूरी होता है। पार्टी की डिटेल हमारे लिए सबसे जरूरी होती है कि ये माल हम किसको बेच रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, पार्टी नेम। तो यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया, हम चाहते हैं एक रमेश है उसका हमें बिल काटना है। तो जैसे हमने आर टाइप किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट एनेबल्ड हो गया कि यहाँ पे आपके पास रमेश नाम का कोई लेजर नहीं है, तो आप इसको क्रिएट कीजिए। तो मैंने क्या किया, क्रिएट पे क्लिक किया, और क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये देखिए तो ये मेरे पास एक अलग तरह की विंडो खुल गई है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा रमेश। जिस पार्टी को भी हमें बिलिंग करनी होती है वो हमेशा हमारा डेप्टर्स होता है, तो हमें क्या ग्रुप लेना है, डेप्टर्स का ग्रुप लेना है। यहाँ पे मैंने आपको अंदर एक ऑप्शन बताया था मेंटेन बिल बाय बिल, तो इसको अगर मैंने यस किया है तो क्या होगा, इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना मेरे लिए इजी हो जाएगा, रिपोर्ट्स देखना मेरे लिए इजी हो जाएगा, और टैली जो मुझे रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगी वो मेरी सुविधा के अनुसार प्रोवाइड करेगी। तो इस ऑप्शन को हम यस रखेंगे और यस ही आप रखिए। इसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, आप चाहते हैं मेरी कोई पार्टी है उसको मैं 21 दिन का क्रेडिट देता हूँ, मेरी कोई पार्टी है उसको मैं 20 दिन का क्रेडिट देता हूँ। तो जितने दिन का भी आप उसको क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहते हैं उतने दिन का आप इसको क्रेडिट दे दीजिए। इसके बाद यहाँ दूसरा ऑप्शन होता है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंड, तो इसको भी आप यस रखिए, तभी आपको ये क्रेडिट डेज देने का फायदा है। इसका क्या फायदा होगा कि इन केस आज आपने किसी पार्टी को बिलिंग किया है और उसको 21 दिन पूरे हो जाते हैं, तो जैसे ही वो 21 दिन के बाद आप 22वें दिन उसकी बिलिंग करेंगे और उसका पेमेंट आपके पास नहीं आया है, तो यहाँ पे एक आपको ये नोटिफिकेशन देगा
कि इस पार्टी का ऑलरेडी 21 दिन का जो आपने ऑप्शन दिया हुआ है वो एक्स्ट्रा हो चुका है, तो इसको आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम रमेश, यहाँ हम पार्टी ले लेते हैं देहरादून उत्तराखंड 247667, यहाँ आप उसका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन हमारे पास होता है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल। तो आप अगर इसको यस करते हैं तो यहाँ पे उसका नेम भी डाल सकते हैं जो बिल पे भी प्रिंट होगा और बहुत अच्छा रहेगा, आपके पास डेटाबेस भी तैयार हो जाएगा। यहाँ हम उसका ईमेल आईडी डाल देते हैं। सीसी में आप किसी को रखना चाहते हैं तो सीसी भी एड्रेस टाइप कर सकते हैं। उसकी कोई वेबसाइट रखना चाहते हैं या आपके पास कोई डिटेल है उसकी, तो वेबसाइट की डिटेल भी डाल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसको ओके करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टी ऐसी है जिसके 3 या 4 एड्रेसेस हैं अलग अलग, आप कभी उसको देहरादून बिलिंग करते हैं, देहरादून में ही उसकी 2 फर्में हैं, एक देहरादून में माजरा में है, एक आपका घंटाघर चौक पे है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और इस तरीके से इसके एड्रेस बनाने शुरू करेंगे। जैसे मैंने एक बना दी। अब यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस लिखना है आपको, तो रमेश प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ उसका एड्रेस डाल दिया हमने। ओके, यहाँ उत्तराखंड, यहाँ मैं आपके सामने जो डिटेल दिखा रहा हूँ इसमें पूरा एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ, तो आप इसमें पूरा एड्रेस डालेंगे तो बिलिंग पे वो पूरा एड्रेस ही प्रिंट होगा। बाकी मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा, जैसे मैंने रमेश प्राइवेट लिमिटेड लिखा है और घंटाघर लिख दिया है, तो किस तरीके से ये प्रिंट होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ रेगुलर में आपको उसका जीएसटी नंबर डालना है। दूसरा हमने उसका डाल दिया माजरा, यहाँ पे हमने डाल दिया रमेश। यहाँ पे फिर से हमने उत्तराखंड ले लिया, यहाँ हमने पिन कोड दे दिया। ओके, और इसको हमने ओके ओके कर दिया। इस तरीके से आप कितने भी एड्रेस इनके डाल सकते हैं। यहाँ रेगुलर है, जीएसटी नंबर आप अगर वहां डाल देंगे तो यहाँ आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको फिलहाल ओके ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पे इस पार्टी का एड्रेस डालना चाहते हैं, लेकिन अभी आपके सामने जैसे ही मैंने यहाँ एंटर किया तो दूसरा एड्रेस नहीं मांग रहा है। ये एड्रेस कहाँ से आपको मिलेगा, तो मैंने आपको बताया था हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, पहला F11, दूसरा F12। तो आपको क्या करना है, F12 को प्रेस करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा बायर डिटेल, इसको आपको यस करना। इसमें भी आपको इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ये ऑप्शन में भी मैं आपको डिटेल कर देता हूँ। यहाँ पे हम यस करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद ये है फिर से शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी यस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है हमारे पास प्रोवाइड बायर डिटेल। तो जब भी कभी ऐसा होता है, कई बार हम कोई शॉप है हमारी, तो हम वहाँ बिलिंग सारी कैश में करते हैं, किसी को उधार नहीं करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं पार्टी की डिटेल हम जरूर मेंटेन करें। तो क्या कर सकते हैं आप, एक अकाउंट बनाइए कैश का और जब एंटर करेंगे तो वहां आपसे बायर डिटेल मांगेगा। जैसे बायर डिटेल मांगेगा वहां पे आप बायर की डिटेल डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन प्रोवाइड बायर डिटेल है। आपको अकाउंट नहीं भी बना होगा, लेजर जैसे अभी हमने क्रिएट किया रमेश प्राइवेट लिमिटेड का, ऐसे अगर आपके पास अकाउंट नहीं भी बना होगा तो आप बिलिंग के टाइम पे उसकी डिटेल डाल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल। अगर आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं या परचेज ऑर्डर के थ्रू पेमेंट बिलिंग कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आप यस रखिए। इसके अंदर आपसे डिलीवरी नोट, परचेज ऑर्डर्स, डेट, डिस्पैच थ्रू, बाकी सारी डिटेल जितनी भी बिलिंग में जरूरत होती है वो सब आपसे मांगता है। यहाँ हम इसको कॉमन लेजर को यस रखेंगे क्योंकि सेल्स का हमने एक ही लेजर बनाया है, तो इसको अभी हम यस रखेंगे। दूसरे तरीके से अकाउंटिंग करते वक्त इसको नो करना पड़ता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से होगा। तो इसमें आप हमारे साथ बने रहिए, और अभी तक की अगर आपको ऑप्शन अच्छे लगे हों और मैंने कुछ ऐसा बताया हो जो आपके काम आने वाला है,
या अभी तक आपको उस ऑप्शन का नहीं पता था, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया है कॉमन लेजर के लिए। इसके लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसकी चिंता मत कीजिए। इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है बिल वाइज डिटेल्स। तो ये बिल वाइज डिटेल्स को आपको यस ही रखना है। यहाँ आता है एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर लेजर्स। इस ऑप्शन को आप नो कर दीजिए, क्योंकि हमें किसी भी लेजर का एडिशनल डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड करना है। सेकंड ऑप्शन है एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको आप यस रखिए। वन और नेगेटिव स्टॉक बैलेंस, जब भी आपका स्टॉक माइनस में जाएगा तो ये आपको एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये बहुत जरूरी है ऑप्शन आपके लिए, इसको आप यस रखिए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है यूज वाउचर नंबर एज बिल रेफरेंस नंबर फॉर बिल एलोकेशन। तो इसको भी आप यस रखिए। अगर आप रेफरेंस नंबर यूज करेंगे तो वहां ऑप्शन अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, नहीं तो ये डिफॉल्ट में वाउचर नंबर को ही बिल रेफरेंस नंबर मान लेगा। ऊपर बताया था ऑप्शन, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन होता है प्रोवाइड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। ये 3 डिस्काउंट हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ट्रेड डिस्काउंट, नॉर्मल कॉलम में जो डिस्काउंट आता है, और अगर हमें नीचे अलग तरीके से डिस्काउंट बना के डिस्काउंट देना है तो वो डिस्काउंट्स के बारे में हम बिलिंग करते वक्त आपको ये डिटेल बताएंगे। तो इसको फिलहाल मैंने यस किया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट को इसको यस ही रहने दीजिए, आप यस रखिए। एक ऑप्शन जो आपकी बिलिंग के वक्त काम आएगा वो ये है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। ये ऑप्शन भी आपके बहुत काम आने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी पार्टी को बिलिंग का रेट बता दिया कि इसका रेट 1000 रुपये है, लेकिन जब हमने उसको बिलिंग करनी है तो वो 1000 के अंदर टैक्स भी इंक्लूड है। तो अगर आपने ये ऑप्शन यस किया हुआ है तो हमारी टैली जो है रिवर्स एंट्री ऑटोमेटिक अपने आप कर देगी। तो इसको आप यस रखिए, तो बहुत फायदा रहेगा। तो बाकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर, इन सब ऑप्शंस के बारे में धीरे धीरे जहां जरूरत होगी वहां मैं बताता रहूंगा। नहीं तो मुझे लगता है कि आप मेरी वीडियो को स्किप कर देंगे क्योंकि बोर हो जाएंगे। तो इसको अभी हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर वाला ऑप्शन हमारे पास आ गया है, और जैसे हम पार्टी नेम पे जाएंगे और रमेश पे जाके एंटर करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे आपसे डिलीवरी नोट, ऑर्डर नंबर, डिस्पैच, डेस्टिनेशन, मोटर व्हीकल नंबर, जितने ऑप्शन आपको जरूरत है उतने ऑप्शन यूज कीजिए। आपको लगता है नहीं मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है तो फिर से आप F12 दबाइए, और F12 दबा के इसको ऑप्शन को आप बंद भी कर सकते हैं। यहाँ से ऑर्डर डिटेल को नो भी कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया ऑर्डर डिटेल कहाँ से मिलेगी। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन कि मैंने पार्टी के मल्टीपल एड्रेसेस डाल दिए हैं लेकिन यहाँ तो दिखाई नहीं रहा है, तो वो कहाँ से दिखाएगा। जैसे मैंने रमेश पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे एड्रेस टाइप में ऑप्शन पूछ रहा है। तो जैसे मैंने घंटाघर पे टाइप किया तो ऑटोमेटिक घंटाघर लिखा हुआ आ गया। ऑटोमेटिक माजरा पे क्लिक किया तो उसका पूरा एड्रेस माजरा वाला लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास जो पेमेंट आने वाली है वो रमेश से आएगी, लेकिन जब मैं बिलिंग करूंगा तो मुझे इस जगह बिलिंग करनी है। तो ये ऑप्शन आपके बहुत काम आने वाला है। इस ऑप्शन को जरूर आप यूज कीजिए और यूज करके देखिए कि आपको इसके क्या इफेक्ट हुए हैं और आपको बेनिफिट हुआ है या नहीं। अगर इससे बेनिफिट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो अभी हम यहाँ एंटर एंटर करेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन आता है हमें स्टॉक बनाना है, क्योंकि अभी हमारी टैली बिल्कुल फ्रेश है, यहाँ कोई भी स्टॉक नहीं है। तो अभी हम स्टॉक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक हार्ड डिस्क का अकाउंट बना लिया। हार्ड डिस्क 1000 GB। ओके, यहाँ पे जैसे ही हमने इसको अंडर किया प्राइमरी, ये हमारा ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग ग्रुप बनाना चाहता हूँ, मेरे पास हार्ड डिस्क बहुत सारी है, हार्ड डिस्क का अलग ग्रुप बनाना चाहता हूँ, मेरे पास मदरबोर्ड अलग अलग कंपनियों के हैं, या मेरे पास ब्रांड हैं, उन ब्रांड्स के अलग अलग ग्रुप बनाना चाहता हूँ, तो इस ऑप्शन को यूज करके आप अपने अलग अलग ब्रांड्स भी बना सकते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पे सी गेट का एक ग्रुप बना लेता हूँ। ओके, और इसको सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए, तो हार्ड डिस्क जितनी सी गेट की होंगी वो ऑटोमेटिक सी गेट के ग्रुप में दिखाई देगी। इसके बाद हमारा आता है यूनिट। तो यूनिट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें यूनिट क्रिएट करनी है। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे नोट एप्लीकेबल है, ऊपर क्रिएट का ऑप्शन है, तो हमें क्रिएट करना है और यहाँ इसको नंबर से इंडिकेट करेंगे। इसके बाद ये होता है UQC।
ये जीएसटीआर, ई वे बिल, ई इनवॉइस, इन तीनों चीजों में बहुत जरूरी है। तो इसको आप हमेशा यूज कीजिए, इसको आप एंटर एंटर करके मत छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे हमें गवर्नमेंट के हिसाब से क्या होता है नंबर्स, किस तरह से इंडिकेट होना है, तो वो ऑप्शन मिलता है। इसको आप यस कर दीजिए। इसके बाद आपसे मेंटेन इन बैच, तो आपको बैच डिटेल मेंटेन करनी है या नहीं करनी है, यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। अगर कोई आइटम है उसका बैच नहीं मेंटेन करना चाहते हैं तो इसको नो रहने दीजिए, अगर करना चाहते हैं तो इसको आप यस कर दीजिए। जैसे ही आपने यस किया तो ये आपसे पूछता है कि मुझे बताइए मैन्युफैक्चरिंग डेट डालनी है या नहीं डालनी, मैंने यस किया। इसके बाद ये पूछता है कि आपको एक्सपायरी डेट भी डालनी है या नहीं, तो मैंने इसको भी यस कर दिया। ओके, इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर करना है स्पेसिफाइड डिटेल्ड हेयर। यहाँ आपको इसका HSN डालना है। ओके, अभी आपको मैं यहीं पे और बाकी के ऑप्शन भी बता देता हूँ। जैसे मैंने स्पेसिफाइड डिटेल्ड हेयर कर दिया, तो इससे क्या होगा, ये इस स्टॉक के साथ एप्लीकेबल हो जाएगा। जब भी मैं 1000 GB के हार्ड डिस्क का बिलिंग करूंगा तो ऑटोमेटिक उस पर HSN लगा हुआ आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज पे बिलिंग लगानी है लेकिन उसका HSN चेंज हो गया है, कोई पार्टी उसका HSN कुछ और दे रही है, कोई और कुछ और दे रहा है, तो परचेज के वक्त ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हमें आ जाती हैं। तो आप चाहें तो यहाँ ऑप्शन है शो मोर, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप स्पेसिफाई इन वाउचर भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब आप बिलिंग करेंगे तो आप वाउचर के टाइम पे ही डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इस पे क्या HSN रखना है, क्या मुझे इस पे टैक्स लगाना है। तो ये दोनों जगह हमने दिया हुआ है ऑप्शन, तो स्पेसिफाई इन वाउचर। ओके, और अगर किसी वजह से हमने यहाँ पे यहाँ शो मोर में देखेंगे एज पर कंपनी स्टॉक आइटम, एज पर जीएसटी क्लासिफिकेशन, ये दोनों ऑप्शन कैसे काम करेंगे ये दोनों ऑप्शंस की मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल हम इसको स्पेसिफाई डिटेल हेयर करते हैं और इसको 8471 डाल देते हैं। यहाँ पे भी हम स्पेसिफाई हेयर करते हैं और यहाँ टैक्सेबल 18%। ये हमारा गुड्स है तो हम इसको गुड्स ही रखेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स रखेंगे। ओके, तो जैसे हमने ये बिलिंग करना स्टार्ट किया तो यहाँ ये आपसे पूछता है इसका बैच नंबर डालिए, क्योंकि ये पहले हमारे पास स्टॉक में होना चाहिए। तो अगर आप एंटर करेंगे कंट्रोल के साथ और यहाँ पे आप ओपनिंग क्वांटिटी भी डाल सकते हैं कि मेरे पास इसके 100 पीस है। ओके, 100 पीस है तो इसका बैच बताइए, तो मैंने इसका बैच डाल दिया 3435। मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी डाल दी 2023। ओके, अप्रैल 23 इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट हो जाएगी हमारी अप्रैल 24। ओके, इसके बाद इसकी कितनी क्वांटिटी है, इस बैच की मेरे पास सिर्फ 50 पीस रेट कितना है उसका 4500 है। तो इसको हम मई करेंगे, यहाँ पे भी हम मई करेंगे। ओके, अब हमारे पास 20 पीस बचे हैं, इसकी एक्सपायरी हम कर देंगे जून में। ओके, जून 23 और यहाँ ये हो जाएगा जून 24 को एक्सपायर। इसका रेट मेरे पास आ गया है, अब और रेट कम हो गया है, इसका रेट आ गया 43। अब हमें किस बैच की बिलिंग करनी है, तो ये देखिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपके पास जो बैच एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे आपके सामने क्या दिखा रहा है एक्सपायरी, तो जाहिर सी बात है कि जून वाला बैच अगर मैं बिलिंग करता हूँ तो मेरे पास ये अप्रैल वाला बाउंड भी हो सकता है। तो मुझे कौन से बैच की बिलिंग पहले करनी है, मुझे पहले उस बैच की बिलिंग करनी है जो एक्सपायर जल्दी होने वाला है। तो मैं 30 अप्रैल को जो एक्सपायर होने वाला है उसकी बिलिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इसके मैंने 12 पीस सेल किए हैं, एक्चुअल क्वांटिटी 12 है, लेकिन मुझे जो बिलिंग करनी है वो सिर्फ 10 पीस की करनी है। यहाँ होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो अभी जो हमें रेट डालना है, यहाँ मैंने 5000 रुपए डाल दिया। तो आप देखेंगे 5000 रुपए जैसे ही मैंने टाइप किया तो ऑटोमेटिक रिवर्स कैलकुलेशन होके 4237 रुपए 29 पैसे आ गया है। तो इसको ओके ओके करेंगे। ओके, इसके बाद हमें और आइटम्स डालनी है, आप डाल सकते हैं, नहीं डालनी है तो आप इसको एंटर कर सकते हैं। ये हो गया। ये ट्रेड डिस्काउंट वाला ऑप्शन है जो मैंने अभी अभी आपको बताया था।
F12 के अंदर। तो ट्रेड डिस्काउंट को आप कैसे यूज करेंगे, उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे इनको कोई ट्रेड डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप परसेंटेज में भी प्रोवाइड कर सकते हैं और आप इसको परसेंटेज के साथ साथ अमाउंट में भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2%, तो ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया 2% इतने रुपए होता है। और अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे परसेंटेज में नहीं डालना है, मुझे तो सिर्फ अमाउंट में डालना है, तो आप यहाँ पे 1000 रुपए इस तरीके से भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जब भी आप ट्रेड डिस्काउंट यूज करें तो आपको एक डिस्काउंट का लेजर बनाना पड़ेगा, और वो किस तरीके से बनेगा उसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे हम इसको सेल्स वाले, तो यहाँ पे दोबारा से स्टॉक के लिए मांगता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टॉक मांग रहा है। तो आपको क्या करना है, वो डिस्काउंट का जो लेजर बनाना है वो लेजर बनेगा। तो अभी हम कहाँ हैं, स्टॉक ग्रुप में है। तो हमें स्टॉक ग्रुप से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ स्टॉक ग्रुप चेंज हो गया है और स्टॉक ग्रुप की जगह लेजर अकाउंट्स आ गया है। दोबारा से देख सकते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे स्टॉक आइटम्स में, एंटर एंटर। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है स्टॉक आइटम। तो हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम नहीं डालना है, यहाँ एंड ऑफ लिस्ट पे जाके एंटर करना है। तो ऑटोमेटिक लेजर ग्रुप आ गया है। तो हमें लेजर ग्रुप में बनाना है एक डिस्काउंट का लेजर डिस्काउंट। इसको आप ट्रेड डिस्काउंट के नाम से भी बना सकते हैं, कैश डिस्काउंट के नाम से भी बना सकते हैं, जिसमें अच्छा लगे उसमें आप बना सकते हैं। यहाँ मैं फिर से आपको वही बात बताऊंगा, इनकम या एक्सपेंस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये आपको डिसाइड करना है। मैं फिलहाल इनडायरेक्ट में बना देता हूँ। और यहाँ पे आपको जो डिस्काउंट का ऑप्शन हमने पहले छोड़ दिया था वो डिस्काउंट का ऑप्शन ओके करना है और उसको कंट्रोल ए करना है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिखूंगा, मैं 500 लिखता हूँ, तो ऑटोमेटिक 500 माइनस होके इसके अंदर आ गया है। ये ऑप्शन भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारी टैली के अंदर। इस तरीके से आप जितनी भी आइटम बनाएंगे, जितना भी उन पे डिस्काउंट लगाएंगे, सारा डिस्काउंट टोटल होके इसके अंदर सेव होता रहेगा। जैसे मैं एक और आइटम बना लेता हूँ, अभी क्रिएट करता हूँ, मदरबोर्ड नंबर्स, ओके। यहाँ एप्लीकेबल, यहाँ पे फिर से इसी तरीके से जीएसटी लगाना है, यहाँ पे टैक्स लगाना है 18%, ओके। गुड्स है तो गुड्स ही रखना है, ओके। ये ऑप्शन हमारा डिस्क्रिप्शन का होता है। अगर आप चाहें मदरबोर्ड का डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। कोई भी डिस्क्रिप्शन आपको जो भी डिटेल लिखनी है वो आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ये बिल पे भी प्रिंट होगा। बिल पे अगर प्रिंट नहीं होता है तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहाँ से आपको यस और नो करना है जिससे कि आपका बिल पे प्रिंट हो। तो यहाँ हम इसके 10 पीस लिख देते हैं, ओके। तो 10 पीस ही हमें बिलिंग करना है और एक्चुअल में भी 10 ही पीस डालना है। तो इसका रेट हम डाल देंगे 3800 रुपये, ओके। तो ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं रिवर्स कैलकुलेशन होके अपने आप अमाउंट आ गया। अभी हमें इस पे भी डिस्काउंट लगाना है, यहाँ हमें परसेंटेज में डिस्काउंट लगाना है। हमने यहाँ लगा दिया 4% डिस्काउंट। तो आप देख रहे हैं कि टोटल अपने आप बढ़ गया है, 1288 और 500 जोड़ के 1788 रुपये हो गया है, ओके। तो अब हम एंटर एंटर करेंगे और यहाँ इसको CGST, इसके बाद SGST, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया है ई वे बिल और ई इनवॉइस बनाने का। अगर आपने सब चीजें सही से मेंटेन की हुई हैं, पार्टी का एड्रेस भी सही डाला हुआ है, पार्टी का पिन कोड भी सही डाला हुआ है, पार्टी का प्लेस भी सही डाला हुआ है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे आप इनवॉइस बनाएं, चाहे आप ई वे बिल बनाएं, आपको सिर्फ यस पे एंटर करना है। और यहाँ पे ये पेज जो खुलेगा, इस पेज में आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या डिटेल डालनी। तो सबसे पहले हमें डेट डाल दी, मैंने 1 अप्रैल 2023 डेट डाल दी है, ओके। तो यहाँ आपको प्लेस का नाम डालना है। यहाँ पे जिस पार्टी से बिलिंग हो रही है उस पार्टी के प्लेस का नाम डालेगा। तो मैंने यहाँ पे रुड़की डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे हमारा उस पार्टी की डिटेल डालनी है जिसको हम बिलिंग कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे ये पिन कोड गलत आ गया है, शायद मैंने गलत टाइप कर दिया होगा। प्लेस क्या है, देहरादून,
इसके बाद है, और वो वेबसाइट कौन सी है, पिन टू पिन डिस्टेंस। और ये ईवे बिल की वेबसाइट है, आपको इसी को यूज करना है। ओके, ये डिटेल अगर आपको नहीं मिलती है या वेबसाइट का नाम याद नहीं रहता है तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ आपको दोनों पिन कोड डालने हैं इस तरीके से, ये कैप्चर डालना है, और ये आपको दिखा दिया है इसने कि 71 किलोमीटर। तो आपको यहाँ कितना टाइप करना है, 71 टाइप करना है। इसके बाद आपको ट्रांसपोर्टर का नेम बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ट्रांसपोर्टर का नाम है और उसको आप हमेशा के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, न्यू पे जाना है। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टर का नेम बनाना है, जैसे मैंने बना दिया जसवंत ट्रांसपोर्ट। ओके, व्हीकल नंबर, यहाँ पे आपको लेना है रेगुलर। इससे पहले आपको यहाँ डेट डालनी है। इसके बाद आपको यहाँ लेना है रेगुलर। यहाँ पूछता है आपसे बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस, आपका माल कहाँ पे बिलिंग हुआ है और कहाँ जाना है, तो दोनों देहरादून है। ओके, इसको आप ओके ओके करेंगे, यस करेंगे, यस करेंगे। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का कभी भी आपके पास कोई मैसेज आता है, ये इस तरीके का एक मैसेज आ जाता है, तो आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। किस तरीके से, अभी हम चेक करेंगे। यहाँ जाना है, डी दबाना है, इसके बाद जीएसटी रिपोर्ट में जाना है, और यहाँ पे ये ई इनवॉइस और ई वे बिल दो ऑप्शन है, इसमें आप ई वे बिल में जाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे ये बोल रहा है कि जो पार्टी है, आपने ना तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है जिस पार्टी के थ्रू बिलिंग हो रही है, और ना उस पार्टी का नंबर डाला है जिसको बिलिंग होनी है, लेकिन आपने रेगुलर लिख दिया उन दोनों को। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जीएसटी नंबर। देखिए इसने अब हमें ये नहीं कहा कि ये गलत है, तो इसको ओके ओके करेंगे और ये एरर आपकी खत्म हो जाएगी। तो याद रखिएगा, अगर आपका सॉल्यूशन करने के बाद भी एरर नहीं खत्म होती है तो याद रखिए वो हमारी ही कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर 100% है, गलत नहीं बताएगा। तो अब हमें इसमें ये मांग रहा है कि पार्टी का भी जीएसटी नंबर डालिए, तो अभी हमें इसका पार्टी का जीएसटी नंबर भी डालना है। ओके, तो इसमें हम पार्टी का जीएसटी नंबर, रमेश का जीएसटी नंबर मांग रहा है ये हमसे, तो हमें यहाँ एंटर एंटर करना है। और यहाँ पे आप जब एंटर करेंगे तो यहाँ इसका जीएसटी नंबर डालेंगे। ओके, तो जैसे मैंने डाल दिया 05AA, अब इसको ओके ओके करेंगे और दोबारा से ये हमसे ई वे बिल की डिटेल मांगेगा। यहाँ गए, इसको यस किया, तो यहाँ पे फिर से हमें ओके ओके करना है देहरादून, और इसको यस करेंगे। तो ये देखिए जैसे हम यस करते हैं तो अब इसने यूजर नेम और पासवर्ड मांग लिया है। इसके लिए यूजर नेम पासवर्ड डालते ही जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका बिलिंग हो जाएगा। ई इनवॉइस बनाना हो या ई वे बिल बनाना हो, दोनों काम करेगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप डाल सकते हैं, कमेंट्स डाल सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत आ रही है। वैसे इसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है इसके आगे की, क्योंकि मैं यहाँ पे ई इनवॉइस नहीं बना के दिखा सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ के बाद हमें स्किप करना पड़ेगा। तो इसको जैसे हमने स्किप किया, यहाँ पे आपसे पूछता है पेमेंट कोड बनाना है, तो मैंने जैसे यस किया तो ये पूछता है कितने रुपए का, इतने रुपए का, ओके किया और इसको हमने यस किया, तो क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे DOS, वो यहाँ हम करेंगे DAS और ये बिल आ गया।
इसका हमें प्रिंट लेना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने बिलिंग कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है, उसका बिल निकाल के कस्टमर को देना या ट्रांसपोर्ट के साथ भेजना। अगर हम बिलिंग नहीं कर पाएंगे या प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हैं टैली से, तो फिर कोई फायदा नहीं है हमें इतना काम। तो यहाँ पे अब हम इसका बिल प्रिंट लेंगे। तो जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ करंट पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें मैंने अभी प्रिंटर नहीं लिया है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ है, इसी को ओके करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लेटर लिखा हुआ आ रहा है, तो लेटर को हमेशा याद रखिए। अगर आप बिल पेज का पूरा यूज करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप A4 लीजिए। तो जैसे मैंने प्रिंटर पे क्लिक किया, ओके किया, ओके किया, तो यहाँ पे ये आपसे पूछता है एडवांस, और यहाँ लेटर की जगह आपको क्या करना है, A4 करना है। इसको आप ओके कीजिए, इसको आप ओके कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे A4 लिखा हुआ है। इसके बाद हम यूज करेंगे प्रीव्यू का ऑप्शन। तो प्रीव्यू जैसे ही हमने देखा, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ना तो मेरे पास बैंक की डिटेल आई है, यहाँ पे मेरे पास बायर कंसाइनी सब कुछ आ गया है। मेरे पास यहाँ पे ना तो बैंक की डिटेल आई है, ना मेरे पास वो QR कोड प्रिंट होके आया है। तो वो ऑप्शन अगर कभी इस तरीके से आपके पास हो और ना आ रहे हो प्रिंट होके, तो वो कैसे आएंगे, उसके लिए भी हम देखते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे बराबर में आप देख रहे हैं प्रीव्यू के कॉन्फ़िगर। तो कॉन्फ़िगर में जाना है, शो मोर पे जाना है, शो बैंक डिटेल, इसको आप यस कीजिए। बैंक नेम को आप HDFC सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम यस कीजिए, और इसके बाद हमें प्रिंट में QR कोड भी प्रिंट करना है। तो नीचे जो रिक्वेस्ट डिटेल के अंदर आपको मिलेगा मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आप लिंक एंड QR कोड दोनों को ओके कर दीजिए। इसके बाद बाकी की डिटेल्स हैं, आप चाहते हैं बिल पे मेरा GST रेट भी प्रिंट होना चाहिए, तो इसको भी आप यस कर दीजिए। HSN तो आपका आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये आपसे पूछता है GST एनालिसिस, तो नीचे एक पेज खुलेगा, उसमें आपकी पूरी डिटेल दिखा देगा ये, तो इसको भी आप यस कर दीजिए और यहाँ से कंट्रोल कर दीजिए। और अब आप इनवॉइस देखिए आपकी कितनी अच्छी इनवॉइस बन गई है 1 सेकंड में ही। तो इस तरीके से आप अपनी इनवॉइस को इधर से उधर कुछ भी चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं। बाकी इस कॉन्फ़िगर के ऑप्शन सारे क्या क्या काम करते हैं, किस किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं इनवॉइस पे, तो उसके लिए भी हमने एक पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो जाके आप देखेंगे तो उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो ये हमारा इनवॉइस रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं, और ये आपका QR कोड जनरेट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, आगे कंटिन्यूस हमारे साथ बने रहिए, इसके भी और भी बहुत सारे पार्ट आने हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जब ये सारे पार्ट्स मैं आपको थैंक्स बोल के बंद करूं, तो उस वक्त तक आप टैली के सभी ऑप्शंस के बारे में अच्छे से जान सके हों। तो मेरी यही कोशिश है कि इस वीडियो में मैं आपको टैली के जितने भी बेहतर ऑप्शंस हैं, जितने भी बिलिंग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, परचेज से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, या GSTR में जो आपको दिक्कतें आती हैं, वो सारे ऑप्शंस कवर कर सकूं,